और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। मौर्य को मनाने में जुटे हैं बीजेपी के दिग्गज और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि मौर्य और बाकी जो नाराज विधायक हैं उनको मनाया जाए। इसको लेकर दिल्ली में मंथन, लखनऊ में जिस तरीके से अब हलचल बढ़ी है उसको लेकर दिल्ली में महामंथन का दौर जारी है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबर, इस्तीफे की खबर आ रही है, उसको देखते हुए सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और कई बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि यहाँ पर संगठन में भी उनकी अनदेखी हो रही थी। इसके अलावा दलितों, पिछड़ों, शोषितों और नौजवानों को लेकर जो सोच कर वो बीजेपी में आए थे वो हो नहीं पा रहा है और इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और राज्यपाल को अपने इस्तीफे में इन तमाम बातों का जिक्र किया था। अब एक बार फिर से बीजेपी में मंथन का दौर जारी है कि किस तरीके से नाराज नेताओं को मनाया जाए और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2016 में बीजेपी में आए थे तो उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। सरकार बनने के बाद उनको कई मंत्रालयों का भी जिम्मा दिया गया था। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है और माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके स्वागत की तैयारियां भी की जा रही है। ऐसे में बीजेपी अब उनको मनाने की कवायद कर रही है और खबर है कि दो दिग्गज नेता यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करें और उनको मनाने की कोशिश करें। तो इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में कल से ही बड़ी बैठक हो रही है और आज भी 11 बजे के बाद बैठक होनी है, जिसमें ये चर्चा होगी कि भाई अब आगे उम्मीदवार कौन होगा, कौन कौन से बड़े नेता है जिनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, उनको कहाँ से टिकट दिया जाए, इन सब को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मनाने की कवायद की जाएगी और उसको लेकर अब दो कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करें, उनको मनाएं। हालांकि इसके पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया था और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे कोई सलाहकार नहीं है कि हम उनकी बात माने। अगर उन्होंने कोई अच्छी बात कही है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्योंकि दिल्ली में यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, यहाँ पर अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हो रही है, आज भी बैठक होनी है। तो उसके पहले अब इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाएं। दिल्ली में इसको लेकर आज ये बैठक, मंथन, कद्दावर नेता है। और जिस तरीके से अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी वोट बैंक में, तो जो यादव वोट बैंक है वो कोर कहीं न कहीं माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ था। और अमित शाह ने 2017 से पहले जो रणनीति बनाई थी कि ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की थी, जिसमें मौर्य, राजभर, इन लोगों को अलग किया था। इसमें ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, इन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा था और एक जीत का एक पूरा माहौल बनाया था। अब ओपी राजभर जो है वो भी अलग हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आ रही है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में जो वोट बैंक की गणित थी वो कहीं न कहीं गड़बड़ होती नजर आ रही है। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की पूरी कवायद की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी बेटी जो है संघमित्रा मौर्य वो सांसद हैं, देखना ये होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि वो कह रही है भाई वो उनकी कॉल है कि उनकी बेटी क्या आगे फैसला करती है, लेकिन अपना फैसला उन्होंने सुना दिया है। 5 साल सत्ता में रहे, मंत्री रहे और आखिरी वक्त में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। नमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ हैं। नमित, कल से मंथन का दौर जारी है और आज भी 11 बजे से बैठक होनी है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उनको मनाने के लिए एक बड़ी चुनौती है और कई दिग्गजों को ये जिम्मा दिया गया कि आप उनको मनाएं। क्या खबर है? देखिए बिल्कुल अंजनी, कल तकरीबन 10 घंटे तक बीजेपी ऑफिस के अंदर टिकटों की उम्मीदवारी को लेकर जो है एक मैराथन बैठक चली थी और इस बैठक के बीच में शाम के वक्त जिस तरीके से एक बड़ी खबर यूपी के चुनाव से आई और वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया। अब खबर आ रही है कि एक कुछ जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उनको जिम्मेवारी दी गई है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाना है। क्योंकि कल
जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, तुरंत उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जल्दबाजी में स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, आपको अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के सामने दो संकट है। पहला ये, क्योंकि 14 जनवरी से पहले फेज का नामांकन शुरू हो जाएगा, तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर पहले फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी को जारी करनी है। दूसरा ये कि पार्टी के अंदर से जैसे जैसे जो विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी को, उनको कैसे मनाया जाए, क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद 3 और विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। तो ऐसे में उन नाराज विधायकों को और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि दलितों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनके पार्टी से अलग होने पर पार्टी को यूपी चुनाव में अंजनी काफी नुकसान हो सकता है। तो इसको लेकर कैसे उनको मनाया जाएगा, इस पर मंथन होगा, क्योंकि आज 11 बजे फिर से बैठक होगी। हाँ ठीक है, शेखर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शेखर, देखिए 2016 में जब अमित शाह वहां गए थे और जब उन्होंने बूथ लेवल पर जाके एक एक चीज़ों को समझा था, और जो एक सबसे बड़ी रणनीति उनकी ये थी कि ओबीसी वोट बैंक में सेध लगाना, जो गैर यादव वोट बैंक थे उसको उन्होंने मजबूत किया। उसी तरीके से दलितों में भी उन्होंने गैर जाटव वोट बैंक पर उन्होंने अपने पाले में लिया था। लेकिन जिस तरीके से राजभर पहले छिटके, अब स्वामी प्रसाद मौर्य अब छिटक गए हैं, तो माना जाए कि ये कहीं न कहीं रणनीतिक चूक मानी जाएगी बीजेपी की, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की पूरी कवायद हो रही है। देखिए अंजनी, आपने सही बात कही है। बस एक मैं सन का जो फेरबदल है वो करूंगा। 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, वो लोकसभा का चुनाव था 2014 का। जी। अमित शाह तब यहाँ पर आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश को मत डाला था। इसके बाद जो आपने बताया कि जाटों में यानी एससी में गैर जाटव और इसके अलावा ओबीसी में यादव को छोड़ करके उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, ये सारे चुनाव एक के बाद एक निकलते चले गए। बीजेपी का ये फॉर्मूला सुपर हिट रहा, इसको किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन वो तोड़ नहीं पाया। जबकि अखिलेश ने मायावती के साथ भी गठबंधन किया, अखिलेश ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, अलग अलग तरीके से प्रयोग होते रहे। अभी जो स्थिति है, देखिए यहाँ पर 2 चीजें हमें समझनी होंगी कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनका अपने परिवार को लेकर के एक स्ट्रक्चर है। मतलब इनकी बेटी संघमित्रा जो है वो बदायूं सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पद पर हैं, पार्टी की तरफ से सांसद हैं। उन्होंने हालांकि अपना बयान दिया, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही थी कि मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि बीजेपी में रहेंगी या कहां जाएंगी। संघमित्रा ने कहा है कि मैं बीजेपी की सांसद हूं और पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उस तरफ से काम करती रहूंगी। दिक्कत क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य असल में चाहते थे कि ऊंचा हार से, जहां मनोज पांडे इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वहां से वो अपने बेटे के लिए सीट चाहते थे। और ये अखिलेश से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो इस बात का आश्वासन दिया गया था कि मनोज पांडे को वहां से हटा करके रायबरेली सदर लाया जाएगा और इनके बेटे को, अशोक को जो है वहां से चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दे दिया जाएगा सपा में। और दूसरा जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा। दूसरा माहौल, जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो अखिलेश भी अपना बना रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि कल रात होते होते मनोज पांडे एक ट्वीट कर दिया है, बयान दे दिया है, बाइट दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं ऊंचा हार से ही चुनाव लड़ूंगा। अब देखिए रायबरेली का ये इक्वेशन भी समझना होगा। अदिति सिंह जो है वो ठाकुर वोट बैंक को कैटर करती हैं। और अगर मनोज पांडे यहां पर आते हैं तो ये रायबरेली सदर की जो सीट है, यहां पर पिछड़ों के साथ साथ ठाकुर और पंडितों की रंजिश चलती रही है। जो अखिलेश सिंह थे, आदित्य के फादर, ठाकुर और पंडितों का बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल बाइफर्केशन है। तो उस स्थिति में जब ठाकुर और पंडित सामने होते तो ये बाइफर्केशन कहीं ना कहीं दिखाई देता और इसका हर जिले के सारी सीटों पर प्रभाव पड़ता। तो ये स्थिति मनोज पांडे के बयान से वो स्थिति नहीं रही। दूसरा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से जो तमाम एक विधायक आए थे 2017 में या 14 में या 19 में जो आने का सिलसिला था, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा कद था। केशव प्रसाद मौर्य उन्हें लेकर के आए थे और उसके बाद खुद भी, चूंकि केशव भी खुद मौर्य हैं, तो ये जो गठबंधन है, ये जो पूरा पिछड़ों का समीकरण है, ये एक साथ आया था। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से स्थिति ये हुई है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को एक झटका जैसा तो लगा। उन्होंने ट्वीट भी किया कि हम बैठ करके बात करेंगे। वहीं बसपा से जो बाकी के विधायक आए थे, चाहे वो नंदगोपाल नंदी हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, इन सब ने क्लियर कर दिया है कि ये बीजेपी को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक स्थिति ऐसी बन गई है कि मतलब
जो जिसको कहावत है ना कि दूबे गए थे चौबे बनने, चौबे गए थे छौबे बनने और दूबे बन के लौट आए। तो अभी उनकी स्थिति असमंजस की फंस गई है। अच्छा। क्योंकि देखिए अखिलेश चुनाव में जा रहे हैं, उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन वो सीटें जीत गए ये नहीं है, अभी वोट पड़ना बाकी है। तो ऐसे में तो यानी ये माना जाए शेखर भाई, तो ये ऊंचा हार वाला जो मैटर था, ऊंचा हार सीट का मैटर जो है, वो जो ऊंचा हार सीट को लेकर जो मैटर था, क्या लग रहा है कि यहीं पर पेच फिर फंस जाएगा क्या? केस फंस चुका है। अगर मनोज पांडे ने यह बात कह दी है, देखिए अखिलेश को भी कहीं ना कहीं से, मनोज पांडे ऐसे बयान नहीं देंगे। हाँ। अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं इस बात की सूचना मिली होगी। हाँ। कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस अपनी गलती माफी मांग करके और बीजेपी के साथ इंटैक्ट रह सकते हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में मनोज पांडे से यह बयान दिलवाया गया होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि देर रात का बयान है। अच्छा। तो ये बयान दिलवाया गया होगा कि आप कह दीजिए कि हम ऊंचा हार से लड़ेंगे, बाकी तो पार्टी तय करेगी कि कहां से किसको लड़ना है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में अब स्वामी प्रसाद मौर्य फंस गए हैं। उनको अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के साथ में वापस चले जाएं माफी मांग के, या जो कदम उन्होंने बढ़ा दिया है उसकी तरफ रहें। क्योंकि नंदगोपाल नंदी बनिया बिरादरी से आते हैं। हाँ। बड़ा वोट बैंक है उनके पास, लेकिन वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। हाँ। इसी तरीके से धर्म सिंह सैनी, जिनके बारे में सबसे पुख्ता तरीके से कहा जा रहा था वो बीजेपी के साथ रहेंगे, उन्होंने भी बयान दे दिया है। तीसरा शाक के एक इधर विधायक हुआ करते थे, उनके पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। हाँ। उनकी बेटी का वीडियो आ गया है। हाँ। उन्होंने कहा है कि उनके चाचा ने पिताजी को जबरदस्ती लखनऊ ले जाकर के ये बयान दिलवाया है। हाँ। हम बीजेपी के कार्यकर्ता, हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो ये जो पूरा फच्चर है, ये लगातार देखिए विनय शाह की बात कर रहे हैं क्या, उलझती जा रही है। अब कोई आ रहा है कह रहा है हमें प्रताड़ित किया। हाँ, विनय शाह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, विनय शाह। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विनय शाकी की बेटी का यह बयान आया है कि उनके पिताजी को चूंकि पैरालिसिस का 18 में अटैक पड़ा था और उसके बाद उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। अच्छा। तो उनके जो भाई हैं, जो उनका चुनाव प्रचार का काम वगैरह देखते थे, वो उनको लखनऊ लेके आए और उनसे ये बयान दिलवा दिया और इस तरीके की स्थिति हो गई कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। लेकिन उनकी बेटी का कहना यह है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से हमारा दिली लगाव है और हम कहीं छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। ये चाचा ने एक साजिश के तहत किया है। तो इस तरीके से परिवार के अंदर जहां जहां परिवार का मामला है, वहां वहां इस तरीके की स्थिति बनेगी। दूसरी बड़ी चीज अंजनी ये है कि आज जो है अब से कुछ देर के बाद दिल्ली में बीजेपी की जो मीटिंग हो रही थी, हाँ। वो फिर से शुरू होगी। कल की जो मीटिंग थी उसमें यह कहा गया था कि पहले फेज में करीब 45 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हाँ। अब आज दूसरे और तीसरे फेज के लिए भी यहां पर रणनीति बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अभी एक बड़ी रणनीति कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जाए। नमित हमारे साथ लगातार बने हैं बीजेपी दफ्तर से। नमित, वो दो बड़े नेता सुनील बंसल और खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, इनको जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल तो अभी वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में फोन से बातचीत कर रहे हैं, कैसे मनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल सुनील बंसल की बात करें या फिर स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, इनको ये कल कहा गया है कि पार्टी के अंदर जितने भी नाराज नेता हैं उनको मनाना है। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कल इस्तीफा दिया था तो कल ये बैठक चल रही थी केंद्रीय कार्यालय के अंदर, और अचानक से बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई थी कि कैसे ये इतना बड़ा फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य ने ले लिया। तो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको मनाने के लिए कहा गया है। और जाहिर तौर पर जैसा शेखर भी बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों पर चुनाव होना है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कई वहां पर सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट जो है इस बार कट सकता है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो जाट बहुल इलाका है, चाहे शामली बात करें, बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये तमाम सीटें आती हैं। तो यहां पर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई है। तो ऐसे में वहां पर बीजेपी को नुकसान ना हो, इसलिए बीजेपी वहां पर कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट काट सकती है। और यही वजह है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक फैसला लिया, इसके पीछे भी कई वजह जोड़ी जा रही है। लेकिन आज जिन सीटों पर चर्चा होनी है, जिसमें पहले फेज का चुनाव होना है, क्योंकि 14 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा, इससे ठीक पहले बीजेपी को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करनी है। तो ऐसे में कल जो खबर मिल रही थी अंदर सूत्रों के हवाले से, उसमें यह था कि जितने भी जो प्रभारी हैं उनसे जानकारी ली जा रही है क्षेत्रवार के, वहां पर पार्टी ने के अंदर जो लीडर्स हैं उनका क्या पोर्टफोलियो है, कितना उन्होंने काम किया है, जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी विधानसभा में फिलहाल क्या माहौल है। तो वहां पर जो पार्टी के इंटरनली सर्वे भी करवाए गए थे, उन सर्वे के आधार पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी रिपोर्ट ली है, समीक्षा की है। और कल 10 घंटे ये बैठक चली थी अंजनी, रात तकरीबन 9:30 पर यह बैठक खत्म हुई थी। और जिसके बाद ये कहा गया था कि आज फिर से ये बैठक होगी और जो पार्टी के अंदर जो सिटिंग एमएलए हैं वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है उनके विधानसभा की, इस पर भी चर्चा होगी। शेखर भाई, अब देखिए यहाँ पे चर्चा तो होगी, लेकिन ये पहले से माना जा रहा है कि क्योंकि नाराज जो विधायक है, जिन्होंने आपने देखा होगा विधानसभा में जाके हंगामा किया था, धरने पर बैठे थे, तो एक तो वो बात होगी।
दूसरा जो परफॉर्मेंस जो है सबकी रिपोर्ट मंगाई गई थी उसमें तमाम ऐसे विधायक थे जिनसे वहां की जनता नाराज है। तो ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ये करो या मरो की लड़ाई है और योगी की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आमतौर पर ये होता है कि जिस तरीके की कार्यशैली रहती है उसको लेकर के कभी कभार पार्टी के अंदर भी विरोध के सुर उपजते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बीते 5 सालों में पार्टी के अंदर किसी तरीके का कोई विरोध का सुर नहीं उठा, या जो एक मुख्यमंत्री के साथ तालमेल बिठाने वाली बात है या उनके साथ कदम ताल करने वाली बात है वो बिल्कुल स्मूथ चला, ऐसा नहीं है। योगी भी बाहर से ही आए हैं, उनका अपना एक संगठन हुआ करता था और उस पर उन्होंने बीजेपी को डेंट भी मारा है कई बार बीते चुनाव में, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। चूंकि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ऐसे मुद्दों पर वो साथ में रहे हैं, उनके जो गुरु रहे हैं वो खुद बीजेपी से सांसद रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से सांसद चुने गए थे। तो वो ठीक है, दौर बदलता है, चीजें बदलती हैं, लेकिन कभी भी वो एकदम ऐसा नहीं है कि उनको आप एकदम हटा ही दीजिए। उन्होंने अपनी लकीर खींची थी और उस लकीर को वहीं रोका भी हुआ था। अब सवाल ये है कि जो कार्यशैली थी योगी आदित्यनाथ की, उसको लेकर के बीजेपी के एक बड़े धड़े में असंतोष भी था। उस असंतोष को समय समय पर शांत भी किया जाता रहा। फिर 2-3 तरीके से खेमेबंदी हुई। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो सुनील बंसल के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य के साथ में थे, कुछ लोग दिनेश शर्मा के साथ में थे, कुछ योगी के साथ में थे। और ये सारा जो कुनबा था वो कहीं ना कहीं ये मानता था, ये जानता था कि हम अमित शाह और मोदी को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी आखिरी जो तैयारी है वो वहीं से तय होगी, और इस समय वही हो भी रहा है। तो जो सयाने विधायक थे जिनको ये बात क्लियर कट पता थी, उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम भी किया है और उनके टिकट नहीं कटेंगे। लेकिन जो प्रदेश की गुटबाजी में पड़े, जिन्होंने मीटर मिलाने की कोशिश की और जिनका मीटर अब उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो मीटर है ये तो सब मीटर था, जो असल मीटर है वो तो दिल्ली में ही बैठा है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को कभी भी अपने से अलग नहीं होने दिया। अमित शाह ने यहां पे पार्टी अध्यक्ष कोई भी रहा हो, यहां पर किसी भी पद पर कोई रहा हो, हर दिन की रिपोर्ट अमित शाह लेते रहे हैं। लगातार उनका नेटवर्क, अपना जो नेटवर्क है अमित शाह का, वो उत्तर प्रदेश में काम करता रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अमित शाह ने जिस तरीके से 2013 में मेहनत की है, उत्तर प्रदेश की एक एक गली, एक एक कूचा, ट्रेन से किधर जाना है, मतलब उस आदमी को इस समय पर यह पता है कि किस बूथ में कितने वोट हैं। आपको रोकेंगे, नमित रोकेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की उपेक्षा हो रही थी और इसलिए ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और दलितों, पिछड़ों के हक के लिए पिता ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने दिया है और लगातार जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया, उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर शोषित, पिछड़ों, वंचितों का उपेक्षा की जा रही थी। तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज संगठन की बात है, जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको।